इस देश के अंदर 25 जून 1975 की रात को देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। सैकड़ों बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया बगैर किसी कारण के। संगठन की योजना पड़ेगी कि सत्याग्रह करना है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इस सरकार को एक सबक सिखाना है। 1975 का काला दिवस बनाने के लिए 23 जून 1976 को एक पोस्टर लगाया जिसमें इंदिरा गांधी की फ़ोटो थी और उसको जेल के सीकचों में दिखाया गया था और उस पर लिखा था तानाशाह की आखिरी जगह। और जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो कोर्ट से 7 दिन का रिमांड लिया गया। 7 दिन के अंदर उन्होंने हमारी वो हालत कर दी जो कभी की कोई कल्पना नहीं कर सकता। उल्टे लटकाया गया, नाकों में मिर्चों का पानी डाला गया, पैरों के नीचे डंडों की बरसात की गई, कुर्सी के ऊपर डंडा डाल के लटकाया गया और पूरे शरीर से सारे कपड़े उतार के पीठ को लाल कर दिया गया। बाहर इतना भय का वातावरण था, कोई आदमी आपस में बात नहीं कर रहा है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता था, ये सरकार के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा। एकदम भय का वातावरण, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, संजय गांधी के जो अत्याचार जितने उसने करे आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय की पीढ़ी जो जिंदा थी उनको मालूम है, जो कि एक इंसान, एक कैदी, क्रिमिनल कैदी को भी पैरोल मिल जाता है उसकी माँ के मरने के ऊपर दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कैदी होने के बावजूद भी किसी भी हमारे व्यक्ति को पैरोल पर रिहा नहीं किया, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी थे जी। उनकी माताजी का सर्वगास हुआ तो उनको भी पैरोल नहीं दिया सरकार ने। नमस्कार, 5 जनवरी में आप सभी का स्वागत है और मैं सुधीर। हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय तो है ही, साथ में लोकतंत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी स्मरण है। हम इस कड़ी में लोकतंत्र सेनानियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखा, यातना सहकर भी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं श्री सुरेश गुप्ता जी। आपका 5 जनवरी में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत बहुत बड़ी भूमिका से नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे उस यातना से जो इस लोकतंत्र को बंधक बनाकर दी गई। तो आप अपनी संघर्ष गाथा क्या थी, कैसा माहौल था, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैं 25 जून 1975 से पहले की चर्चा न करके 25 जून 1975 से लेके और इमरजेंसी के आखिरी क्षण तक की चर्चा करूंगा। इस देश के अंदर 25 जून 1975 की रात को देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। सैकड़ों बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया बगैर किसी कारण के। जब सवेरे हम उठे तो हमें पता लगा कि देश के अंदर इमरजेंसी लग गई है। चर्चा का वातावरण इस तरह का बना कि लोग भयभीत, और जैसे कि दूध की दुकानें होती है, चाय की दुकानें होती है, वहाँ हल्की हल्की चर्चा चल रही, भाई देश में इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी लग गई है, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, इस तरह का वातावरण बना था। मैं उस समय संघ शिक्षा वर्ग रोहतक के अंदर प्रथम वर्ष के लिए गया हुआ था। जैसे ही हम सवेरे प्रातःकाल उठे, स्वयंसेवकों ने और अधिकारियों ने हमारे को बताया कि देश के अंदर इमरजेंसी लग गई है और आपको इस वर्ग से वापस जाना होगा और अपनी अपनी तैयारी करिएगा। हमारे को लगभग 11 बजे उन्होंने खाना खिला के और हमें वहाँ से विदा कर दिया और ये बात कहा कि आपने किसी प्रकार का भी कोई भी नारा या स्लोगन इस्तेमाल नहीं करना, आपको सीधे अपने घर पहुँचना है पहले, और उसके बाद जैसे भी कार्यवाही आगे की बताई जाएगी वो करनी है। हम लोग अपने व्यवस्था करके ट्रेनों से, बसों से अपने घर आ गए। घर आकर संगठन ने जैसे जैसे हमारे को गाइड किया कार्य करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमने उसी प्रकार से उस काम को किया। संगठन की योजना पड़ेगी कि सत्याग्रह करना है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इस सरकार को एक सबक सिखाना है, एक संदेश देना है, तो उसके लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। मैंने 4 नवंबर 1975 को सत्याग्रह किया रामजस कॉलेज से रजत शर्मा के नेतृत्व में, और 51 लोग हम अरेस्ट हुए। और थाने में जब हमें लेके गए तो अनेक प्रकार के प्रश्नों की झड़ियाँ, अनेक प्रकार के अत्याचार, गाली गलौज, जैसा कि अमानवीय व्यवहार होता है
उस तरह का व्यवहार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे स्वयंसेवकों के ऊपर हुआ। मैं उस समय 16 वर्ष की आयु थी मेरी, और मैं सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था जिसको जेल में डाला गया। कानून के मुताबिक 18 साल से नीचे का व्यक्ति को जेल में नहीं भेजा जाता, उसको बाल जेल में भेजा जाता है। लेकिन सरकार एक अत्याचारी सरकार थी जिसके सामने कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, किसी प्रकार का कोई नैतिक समझ नहीं, इस तरह से कार्य चल रहा था। हमने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह करने के बाद जेल में चले गए, उसके बाद जमानत करा के बाहर आए। उसके बाद संगठन की योजना अनुसार हम काम करते रहे, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जो कि भूमिगत रहते हुए हो सकते थे। भूमिगत रहते हुए हमने काम करे, और 23 जून 1976 को हमने दिल्ली में लाल किले से लेके फतेहपुरी तक 1975 का काला दिवस बनाने के लिए 23 जून 1976 को एक पोस्टर लगाया जिसमें इंदिरा गांधी की फ़ोटो थी और उसको जेल के सीकचों में दिखाया गया था, और उस पर लिखा था तानाशाह की आखिरी जगह। वो पोस्टर लगाते हुए हम लाल किले से फतेहपुरी पे जा रहे थे, तो हमने सारे रास्ते में लगा दिए थे। रास्ते में एक जगह आती है बल्ली मारन, वहाँ पुलिस की चौकी बनी हुई थी। हमने सोचा नहीं, हम यहाँ भी लगाएंगे, जब कुछ भी हो जाए पुलिस वाले हैं, देखी जाएगी जो कुछ होगा। हमने वहाँ पोस्टर चिपका दिए सारे के सारे। हम 3 लोग थे और तीनों के तीनों हमने ये काम किया, और जैसे ही हमने पोस्टर चिपका के 2 कदम आगे बढ़ाया तो सारी पुलिस, कम से कम 60-70 पुलिस वाले एकदम हमारे चारों तरफ से हमारे को घेर लिया और अरेस्ट करके थाने में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई करी, अमानवीय व्यवहार किया, और जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो कोर्ट से 7 दिन का रिमांड लिया गया। 7 दिन के अंदर उन्होंने हमारी वो हालत कर दी जो कभी की कोई कल्पना नहीं कर सकता। उल्टे लटकाया गया, नाकों में मिर्चों का पानी डाला गया, पैरों के नीचे डंडों की बरसात की गई, कुर्सी के ऊपर डंडा डाल के लटकाया गया, और पूरे शरीर से सारे कपड़े उतार के पीठ को लाल कर दिया गया। लेकिन वो हमसे जो ना कोई शब्द भी एक उगलवा नहीं सके, क्योंकि हम संघ के कार्यकर्ता थे, और संघ के कार्यकर्ता को नेशन फर्स्ट की शिक्षा दी जाती है। और नेशन फर्स्ट के अंदर के सोचते हुए हम, हालांकि जीवन हमारा छोटा सा था, बाल्यकाल था, 16 साल की उम्र थी, तो हम ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा दूर की सोच सकते थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन भावना जरूर थी संघ की। संघ ने एक दिशा हमें जरूर दे रखी थी, एक पद्धति के नाते हम काम कर रहे थे संघ का। उसके नाते हम जब काम कर रहे थे तो हमें लगा ठीक है, कोई बात नहीं, आत्मा मिल रही है, देखी जाएगी जो कुछ होगा, मौत से बढ़कर तो कुछ दे नहीं सकते ये। तो उस तरह से 3 जने हमें अरेस्ट करे, और 3 जनों के साथ साथ उन्होंने उस क्षेत्र के लगभग 10-12 लोगों को और अरेस्ट कर लिया हमारे साथ साथ, कि नाम बताओ किसने आपको दिए, नाम बताओ किसने नाम आपको हमने दिए। हमने कोई नाम नहीं बताया, कोई किसी प्रकार का कोई उनको मैसेज नहीं दिया, तो वो और ज़्यादा उग्र होते चले गए। तो 7 दिन तक उन्होंने हमारे साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया। जब हम जेल में गए तो हम अपने पैरों से नहीं चल सकते थे। ये स्थिति उन्होंने हमारे घुटनों की और पैरों के तलवों की बना दी थी, सूज के लाल हो गए थे, जिसे उस समय के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो देख के उनके आंखों से आंसू टपकने लग गए थे कि इतनी उम्र के अंदर इतने छोटे बच्चों के ऊपर ये हाल किया। जब मुझे कोर्ट के अंदर पेश किया गया, तो जज के सामने पेश किया गया, तो जज ने भी मेरे से कहा कि आपने क्या कसूर किया है इस उम्र के अंदर। मैंने कहा साहब मुझे तो पता नहीं मैंने क्या कसूर किया है, ये तो मुझे पकड़ के यहाँ पर ले आए हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने मेरे को उठा के जेल में भेज दिया। कुछ दिन के बाद जेल में जाने के बाद मेरे को मीसा लगा दिया गया, जो कि कानून के मुताबिक लग ही नहीं सकता 18 साल से कम के व्यक्ति के लिए। और उन्होंने मीसा लगा के ऐसा कानून लगा दिया, मैं ना तो जमानत करा सकता हूँ, ना मैं किसी बाहर आ सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। तो एक कानून के तहत किसी ने मेरी कोई एप्लीकेशन लगाई होगी, मेरी फाइल जो है हाई कोर्ट के जज के पास चली गई। हाई कोर्ट के पास जज के पास 3 बैचों की वो जज थी।
उस 3 बैच की जज के पास वो जब वो फाइल गई, मैं अकेला ही था, कोई वकील नहीं था। मैंने कहा जब मुझे पता ही नहीं क्या क्या है सिस्टम में, क्या ना मेरी कोई आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं वकील कर सकूं। तो जब जज साहब ने मेरे से पूछा भाई आपकी उम्र कितनी है, मैंने कहा जी 16.5 साल। तो जज साहब बोले आपकी उन्होंने 3 बार मेरे से पूछा मेरी उम्र कितनी है, मैंने 16.5 साल। फिर चौथी बार जब ये कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तो मीसा लग ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है। मैंने कहा जज साहब ये तो आपको देखना है, मैंने अपने आप मीसा को लगाया है, आपने लगाया, आपकी सरकार ने लगाया, आप देखिए क्या देखे। वो तीनों जज आपस में एक दूसरे को देखने लग गए और ऐसा लग रहा था कि वो असराय है, वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं है, आप जो है कुछ आपने कहना है। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा तो जी बोले या फिर आपको जेल में जाना होगा। जी ठीक है। उन्होंने मुझे तिहाड़ जेल वापस भेज दिया। तिहाड़ जेल जाने के बाद ये कि हमारे और भी कार्यकर्ता थे, लाला हंसराज जी गुप्त थे, सत्यनारायण जी बंसल थे, गुरुदत्त बहुत बड़े राइटर हुए, वो भी जेल के अंदर थे। अनेक राजनीतिक नेता, मदन लाल खुराना उस जेल के अंदर थे और बड़े बड़े संघ के अधिकारी भी वहाँ जेल के अंदर बंद थे। मिस गए अंदर अरुण जेटली, हेमंत बिश्नोई, लाला हंसराज जी गुप्त, केदारनाथ सचदेवा, मतलब बड़े बड़े लगभग उसके अंदर 200-250 लोग उसके अंदर जेल के अंदर बंद थे। और वहाँ पे जिस प्रकार का जो वातावरण था, खाना पीना जैसा ही मिलता था हमारे को वो खाते थे। और बाहर का जो वातावरण था, जो हमारे परिवार के लोग जब तारीखों पे मिलने के लिए आते थे तो वो बताते थे कि आप जो है अंदर अच्छे हो, बाहर होते तो और बुरा हाल होता। बाहर इतना भय का वातावरण था, कोई आदमी आपस में बात नहीं कर रहा है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता था, ये सरकार के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा। अंदर थे तो आप उनके पास उसके अलावा कोई स्थान नहीं था इससे आगे हमें भेजने का। जी। तो बाहर जो हमारे माताजी, पिताजी, बहनें, भाई, दोस्त मिलने जुलने वाले आते थे, वो एकदम ऐसे डरे हुए सहमे हुए आते थे, पता नहीं क्या चुप के मिलते हैं। सर्दियों के अंदर टोपा पूरा मुंह का बांगा, मोंकी कैप लगा कर आते थे जिससे कि कोई पहचान ना ले हमारे को इनसे मिलते हुए। इस तरह का भय का वातावरण, कोई अखबार के अंदर कोई न्यूज़ नहीं, कोई रेडियो पे कोई न्यूज़ नहीं। सरकार ने निर्णय देखो कैसे लिए, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई और उसके 3 दिन बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री को बदल दिया गया, क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्री उनके मुताबिक खबर नहीं कर रहा था। विद्याचरण स्वरूप को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया, तो वो इंदिरा गांधी का चमचा था, जैसे इंदिरा गांधी कहती थी वैसे वो कर देता था। दूसरा, जो इमरजेंसी लगाई गई मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाई जाती है, कोई मंत्रिमंडल की सलाह ही नहीं हुई। मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर इतना बड़ा देश के अंदर एक आप इमरजेंसी लगाने के लिए जा रहे हो, एक प्रधानमंत्री के नाते, एक देश के नागरिक के नाते आपके पास मंत्रिमंडल है, उसकी सलाह जाती है, वो सलाह प्रधानमंत्री के पास जाती है, प्रधानमंत्री उस सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तभी वो होता है। आर्टिकल 77 के अंदर प्रावधान है इस तरह का। और ठीक है, प्रधानमंत्री उन सलाह के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति देश में नहीं थी बिल्कुल भी। तो ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया, एकदम भय का वातावरण, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, संजय गांधी के जो अत्याचार जितने उसने करे आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय की पीढ़ी जो जिंदा थी उनको मालूम है कि कितने अत्याचार हुए। आज की नई पीढ़ी इसकी कल्पना नहीं कर सकती कितने अत्याचार हुए। और हम चाहते हैं इनका संग्रह करके नई पीढ़ी को वो चीज़ें समझाई जाए, बताई जाए, पाठ्यक्रम में जोड़ी जाए, जिससे कि कोई भी सरकार किसी की दल की भी आए इस तरह का अत्याचार जनता के ऊपर ना करे। जी, ये मेरा कहना है। जी, आपने जो यातना के बारे में बताया तो मतलब घोर यातना है कि बंद करके थाने में और मिर्च का स्प्रे डालना, तो अमानवीयता ही है। अमानवीयता। जी, ये इस दौरान आप कितने महीने लगभग गिरफ्तार रहे? मैं लगभग 14 महीने जेल के अंदर रहा। जी, इस दौरान आपके परिवार को परेशान भी किया गया या? मेरे परिवार को डराया गया, धमकाया गया कि लिख के दे दो कि ऐसा काम नहीं करेंगे। और हमारे पिताजी ये बहुत ही गरीब परिवार से थे, हमारा परिवार एकदम गरीब परिवार से था। हम 4 भाई 4 बहनें थे, बहनें चारों बड़ी थी, भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, इसलिए और एक कमरे के अंदर हम रहते थे। हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम किसी प्रकार की
कोई भी जोखिम ले सके। हमारे माताजी पिताजी को डराया, बार बार उनको थाने बुलाया जाता था, बार बार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा वैसा कर लो, हम उसको छुड़वा देंगे। हमारे पिताजी ने एक ही बात कही, जो किया सो ठीक किया उसने, आपने जो करना है वो आप करिएगा, आप भी ठीक कर रहे हो, वो भी ठीक कर रहा है जी। तो इस तरह से उन्होंने कह के उनसे पीछा छुड़ाया। और उसके बाद 21 जून को 1977 को इमरजेंसी हटी। यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं। पुरानी मतलब क्या कि 52 वर्ष का पीरियड हो गया, सभी चीज़ें हमें भी याद नहीं है। हाँ, जो याद है, जो समय जितना हम समझते हैं, जो याद था वो आपको बताया है। अत्याचार की तो कोई सीमा थी ही नहीं उस समय, जितना भी अत्याचार हुआ। जी। स्वयं सेवकों का कैसे सहयोग मिला इस दौरान, परिवार को, आपके परिवार को? मेरे परिवार को, स्वयंसेवकों को दुख में सुख में जी, मेरे संघ परिवार ने पूरा साथ दिया। हमारे पिताजी अकेले, मैं एक छोटा सा उदाहरण से देकर बताता हूँ। हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, मेरी सिस्टर की शादी थी। अब पिताजी अकेले थे, कोई साथ देने वाला नहीं था जी। तो स्वयंसेवकों ने को पता लगा कि भाई इनकी सिस्टर की शादी है और पिताजी अकेले, उन्होंने घर जाकर सारी बातचीत करी पिताजी से और आप उनको ये कहा कि आप आश्वस्त रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, जो भी काम करना होगा हम करेंगे। उन्होंने सारी पूरी शादी की व्यवस्थाएं, कार्ड बांटने से लेकर और बारात के स्वागत की, भोजन की, फेरों की सारी व्यवस्था खुद अपने जिम्मे संभाली और शादी को पूर्ण किया। जी। आर्थिक रूप से भी कई जगह दिक्कतें आई तो संघ परिवार ने उसको पूरी भी करी। जी। और कुछ आपको कुछ याद आ रहा हो, कोई घटना ऐसी याद आ रही हो जो तो आपको लगता है कि नहीं उल्लेख करना चाहिए उसका, हमारी बातचीत में छूट गई हो? उल्लेख तो ये है कि अनेक घटनाएं रोज ही होती रहती थी, कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ पे। अब घटना तो ये है कि जेल के अंदर जब हम थे तो खाना पीना बढ़िया नहीं मिलता था, तो हमने 7 दिन का उपवास किया, वहाँ पे भूख हड़ताल करी थी। तब जाके हमारे को सरकार से राजनीतिक कैदी होने का दर्जा मिला था। उससे पहले क्रिमिनल वालों का खाना मिलता था, जैसे क्रिमिनल वालों को रोटी मिलती, 2 रोटी दे दी, उस पर दाल डाल के दे दी, इस तरह से खाना मिलता था। तो हमने सत्याग्रह जेल के अंदर करा, भूख हड़ताल करी। तो हमने कहा कि जो कानून के मुताबिक राजनीतिक व्यक्तियों को खाना मिलता है, जो फैसिलिटीज मिलती है, वो हमें मिले तो हम खाना खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तब वो खाना मिला तो हमने वो खाना खाया। जेल के अंदर रहते हुए हमारे को अनेक कार्यकर्ता हमारे जो है ना स्वर्गवासी हुए। कोई बीमारी से मरा, किसी को समय पर इलाज नहीं मिला इस कारण से मरा, किसी के परिवार में डेथ हो गई तो वो अपने परिवार में जा नहीं सका, किसी की माताजी बीमार थी तो उसकी सहायता सहयोग नहीं कर पाया। अनेक प्रकार की घटनाएं थी जो सरकार ने माने ही नहीं। जो कि एक इंसान, एक कैदी, क्रिमिनल कैदी को भी पैरोल मिल जाता है उसकी माँ के मरने के ऊपर दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कैदी होने के बावजूद भी किसी भी हमारे व्यक्ति को पैरोल पर रिहा नहीं किया, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी थे। जी। उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनको भी पैरोल नहीं दिया सरकार ने। तो हम तो हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता थे, हमारी कौन सुनने वाला, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। जेल के अंदर अनेक अत्याचार होते थे, हम सहन करते थे, सभी स्वयंसेवक सहन करते थे। अरुण जेटली थे वहाँ पे, लाला हंसराज जी गुप्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक वहाँ उपस्थित थे। 80 साल की उनकी उम्र थी, उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए सरकार ने। मदन लाल जी खुराना वहाँ पर थे। जी। तो इस सरकार ने जितना दमन किया है, संविधान की जितनी उपेक्षा कांग्रेस सरकार ने करी है, किसी सरकार ने कभी नहीं करी। और कहने को ये सरकार ये कहती है कि हम लोकतंत्र, इनको लोकतंत्र पता ही नहीं क्या होता है, प्रजातंत्र पता ही नहीं क्या होता है, संविधान में क्या लिखा है ये पता ही नहीं है सरकार को। अपनी बात कहनी है, बस एक कहावत आती है ना, 2 और 2 5 होते हैं, मैं मानूंगा तो 4 होंगे ना, ये सरकार की हालत है। ठीक, मुझे इतना ही कहना है। और कोई आपने मेरे से कुछ और पूछना है तो आप
पूछ सकते हो उसके बारे में। जी जी। इतिहास के कुछ कालखंड जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, याद रखने के लिए भी होते हैं। और आपातकाल का काला अध्याय ऐसा ही है जिसे भूलना नहीं चाहिए। और एक बात और है कि लोकतंत्र की असली शक्ति वो सरकार में नहीं, जनता में निहित होती है। सुरेश गुप्ता जी, आपने पांचजन्य को समय दिया, पांचजन्य के मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।